अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुर्म की हज़ारों इबरतनाक दास्तानों में चंद ऐसी लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ भी होती हैं जो एक बाशऊर इंसान को झंझोड़ कर रख देती हैं। ऐसी ही चंद खबरों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। बीवी की मिसाल माचिस की उस तीली सी है जिसे चाहे तो घर का चूल्हा जला लिया जाए और चाहे तो पूरा घर ही फूंक दिया जाए। जवान लड़कों लड़कियों के इश्क के वाक़यात तो आए रोज सुनने और देखने में आ जाते हैं। अक्सर की मोहब्बत की कश्ती तो किनारे लग जाती है और कईयों की मंजिलें जुदा हो जाती हैं, मगर जब शादीशुदा मर्द या औरत किसी गैर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो नतीजा घराने की तबाही के सिवा कुछ नहीं निकलता। पेशावर में जवान बच्चों की मां शादी के साल बाद घर की इज्जत को पसे पुश डालते हुए किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। उसका खुमियाजा किस किस को भुगतना पड़ा, आइए जानते हैं। इंसान इंतकाम की आग में और ख्वाहिशात के हसूल के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो दूसरों की जान लेने से भी नहीं कतराता। ऐसा शख्स न अपनी जिंदगी की परवाह करता है और न ही दूसरों की। वो इंतकाम लेने के लिए संगीन से संगीन जुर्म भी कर गुजरता है, फिर चाहे अपने नफ्स की तस्कीन के लिए वो किसी के लखते जिगर को मौत की आगोश में सुला दे। उसे ना तो किसी का कोई खौफ होता है और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। मरियम बीबी इनकलाब टाउन में रिहाइश पजीर थी और उसकी शादी कुछ साल पहले दौलत नामी शख्स के साथ हुई थी। वकास नामी शख्स इनका हमसाया था। एक रोज मरियम गली में सब्जी लेने निकलती है और इसकी नजर वकास पर पड़ती है। यूं दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। कुछ अरसा बाद मरियम बीबी अपने शोहर दौलत के साथ तौहीद कॉलोनी आकर रिहाइश इख्तियार कर लेती है। वकास और मरियम बीबी के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन वकास अभी मरियम बीबी को भुला नहीं पाया। वो मरियम की तलाश करते करते तौहीद कॉलोनी तक पहुंच जाता है। ये हमारे पास एक अफसोसनाक वाक़या था जिसकी रिपोर्ट हमें दर्ज करवाई गई थी 28 जून 2022 को। बच्चे की वालदा ने रिपोर्ट करवाई थी कि मेरा जो बच्चा 5 साल का है, उसका नाम एहतशाम है, वो घर के बाहर से खेलते हुए वो कहीं गुम गया है, मिस हो गया। तो उसके बाद फिर उसकी 1 जुलाई को उसने रिपोर्ट कराई कि 28 जून को बच्चा बाहर घर के बाहर से खेलते हुए गुम हो गया था। हमने फिर उसमें इंक्वायरी शुरू की और बच्चे को हमने जो भी उसके पॉसिबल उनके रिश्तेदार थे, दोस्त वगैरह थे, कहीं जा सकता था, गलियों में सारा कुछ सर्च किया, मसाजिद में ऐलान भी कराए, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। तो इसमें हमने फिर मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को भी इंटरोगेट किया, उनको देखा कि ये इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई खातिर का कामयाबी नहीं मिली। और फिर हमें कुछ अर्सा पहले जो उसकी बच्चे की वालदा है जिसका नाम मरियम है, उसने हमें रिपोर्ट की। उसने बताया कि मुझे एक नंबर से कॉल आई है और उसने कहा है कि आपका बच्चा हमारे पास है और आप पुलिस से रब्ता ना करें, आपका बच्चा आपका मिल जाएगा। तो जब हमने उसके नंबर पे काम करना शुरू किया, उसमें हमने उसका टेक्निकल डाटा वगैरह भी देखा, फिर हमने उसमें जो सस्पेक्ट्स थे उनको इंटरोगेट किया। तो फिर आखिरकार हमें एक जो सस्पेक्ट है उसको उस तक पहुँचे, तो उसका नाम वकास था। जब हम उसको इंटरोगेट किया, हमने उससे पूछताछ की, तफ्तीश की, तो हमें ये पता चला कि ये जो मुल्ज़िम वकास है इसके बच्चे की वालदा के साथ ताल्लुकात थे। वो पहले ये लोग ये रहते थे इनकलाब के इलाके गरीबाबाद में, वहाँ पे पहले हमसाये थे। और फिर ये जो बच्चे की वालदा है जिसका नाम मरियम है, ये अपना घर तब्दील करके ये फंदू के इलाके तौहीद कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। तो अभी जो ये मुल्ज़िम है ये दोबारा से अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहता था या इससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जो बच्चे की वालदा है वो इस पर राज़ी नहीं थी। वकास मरियम से दूर होने की वजह दरियाफ्त करता है और दोबारा से ताल्लुकात इस्तवार करने का कहता है, लेकिन मरियम उससे साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपने मियाँ और बच्चों के साथ बहुत खुश है, वो उनको मज़ीद धोखा नहीं दे सकती। वकास के इसरार करने पर भी मरियम ना मानी। कुछ अरसे तक वकास खामोश रहा और मरियम को लगा कि शायद वकास इस हकीकत को तस्लीम कर चुका है और वह सब कुछ भूल चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज ना था। कहते हैं कि इंसान अपनी आदत तो बदल सकता है मगर फितरत नहीं। वकास भी उन्हीं में से था। वो बस इस इंतजार में था कि मरियम उसे कब दोबारा बुलाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ।
وجہ یہی تھی کہ جو ملزم تھا وہ اپنے تعلقات کو جو ہے بحال کرنا چاہتا تھا، اور جس میں اس کو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ اقدام اٹھایا۔ تحقیق کار وکاس نے منصوبہ بنایا تاکہ وہ کسی طرح سے مریم کے گھر آ جا سکے۔ وکاس رکشا ڈرائیور تھا اور اکثر سامان وغیرہ لا دیتا تھا، تو اس طرح اس کو اس کے گھر جانے کا راستہ مل گیا۔ وہ اس کے گھر آتا تھا اور دوبارہ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس بار مریم کا رد عمل سخت تھا۔ مریم نے وکاس کو سختی سے منع کیا، مگر مرد اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ وکاس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا۔ مریم کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی ہے جس کا نام احتشام ہے، اور وہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ 28 جون کو دن 11 کے قریب مریم کی خالہ کا بیٹا ان کے گھر آیا۔ گھر والوں نے اسے 10 روپے دیے تاکہ وہ سامنے گلی والی دکان سے سگریٹ لے کر آ جائے، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی وہ واپس نہ آیا۔ جب گھر والوں کو احساس ہوا کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور احتشام واپس نہیں آیا، تو گھر والے پریشان ہو گئے اور انہوں نے خالہ کے بیٹے عرفان کو فون کیا کہ احتشام ابھی تک گھر نہیں لوٹا، جس کے بعد مریم بی بی اور دولت پولیس اسٹیشن جا کر نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ یہ ملنے کے لیے یہاں اس علاقے میں آیا توحید کالونی میں، تو جب اس کی والدہ نے اسے ملنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد پھر اس نے باہر گلی میں جو اس کا بچہ کھیل رہا تھا، جو اس کے پہچانتا بھی تھا، تو اس کے ساتھ اس نے اس کو بہلا کے اپنے ساتھ، کیونکہ یہ خود رکشہ ڈرائیور ہے، اپنے رکشے میں بٹھا لیا، اور اس کو یہ پھر یہاں سے شہر سے نکل کے یہ چمکنی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بچے نے کچھ مزاحمت بھی کی، جب بچے کو پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر کے کافی دور آ گیا، تو پھر اس نے کچھ مزاحمت بھی کی۔ تو اس دوران اس نے ملزم نے اس کا گلا دبا کے اس کو بچے کو مار دیا، اور پھر اس کی جو بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو بوری میں ڈالا، اور پھر وہ جو میرا کچوری نہر ہے وہاں پہ اس نے بچے کی جو ہے نا وہ لاش کو بہا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملزم نے خود بتائیں، اس نے خود اعتراف کیا، اس نے پھر ساری وقوع کی نشاندہی بھی کی، اور اس میں پھر جو ہم نے مکمل ڈیٹیلز پھر اس کی والدہ سے بھی حاصل کی، تو اس نے بھی بتایا کہ اس کے بارے میں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ پولیس مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش کا آغاز کر دیتی ہے۔ مریم نے بتایا کہ اس کے 5 سالہ بیٹے احتشام کو دن 11 بجے خالہ زاد بیٹے نے 10 روپے دے کر سامنے گلی میں دکان سے سگریٹ لانے کو بھیج دیا، لیکن وہ واپس گھر نہیں آیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے اپنے بیٹے احتشام کے بارے میں معلومات کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا، اور اس نے بعد میں اپنے خالہ کے بیٹے عرفان کو فون کیا کہ اس کا بیٹا احتشام ابھی تک گھر نہیں آیا ہے۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم نے مدعیہ کے موبائل فون کا ڈیٹا چیک کیا، تو انہیں ایک نمبر پر شک ہوا جو وکاس ولد عبداللطیف کے نام سے تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم وکاس رکشہ ڈرائیور ہے، جس نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ اسے مریم کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ مریم بی بی کے گھر بدلنے کے بعد وکاس نے دوبارہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مریم نے صاف انکار کر دیا۔ وکاس کو اس بات کا شدید رنج تھا، اور اس نے اسی دن مریم سے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ حسد کئی گھروں کو کھا جاتا ہے اور نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ انسان انتقام کی آگ میں ایسے کام کر لیتا ہے جس کے بعد پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچتا۔ وکاس نے مریم سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بیٹے کو اغوا کیا، اور جب اس نے شور مچانا شروع کیا تو وکاس نے احتشام کا گلا دبا کر اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاش کو نہر میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ ہم کو انصاف نہیں ملا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ بندہ کو پکڑوایا، جو اس سے پوچھو اس کا گناہ کیا ہے، ہم کو انصاف نہیں ملا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ میرے بیٹے کا نام احتشام ہے، میرے دولت نام ہے۔ اس کو کیوں قتل کیا گیا، کیوں اغوا کیا؟ پتہ نہیں ہے، لیکن پیسے کچھ لین دین نہیں تھا، بس پیسے وہ اغوا کیا، وہ مروایا۔ بچے کی ناش ملی ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں ملی۔
अच्छा, क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? पुलिस ताउन कर रही है कि नहीं कर रही? पुलिस की ये ताउन कर दे, वो मुलजिम को पकड़ दिए, और ताउन तो बस नहीं करते ना। मुतालबा क्या है आपका पुलिस हुकाम से? पुलिस से हमारा कोई ऐसे कोई रद्द नहीं है, और ना उस पर कोई मेरे इतराज है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मरियम बीबी ने पुलिस से अपील की है कि इसके बेटे को इंसाफ दिलवाया जाए। पुलिस ने मरियम को यकीन दहानी करवाई है कि वो मुलजिम वकास को करार वाक़ई सजा दिलवाएगी। सबसे पहले कि हमारी जो तफ्तीश जो है ना, वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें तफ्तीश में कोई चीज़ रह ना जाए, कोई लकीर न रह जाए, ताकि मुलजिम को जो अपना जुर्म किया है उसके करार वाक़ई सज़ा मिले। तो इसमें इस तरह के जो जुर्म होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिस्करेजमेंट यही है कि जो मुलजिम है उसको सज़ा मिले। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मुलजिम है इसने अपना इतराफ़ जुर्म किया है, अपना कन्फेशन किया है जज के सामने, जो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। मतलब कि अगर कोई एविडेंस अगर कोई और चीज़ नहीं भी मिलती तो जो इटसेल्फ इज़ कन्फेशन बिफोर कोर्ट, बिफोर मजिस्ट्रेट, वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। तो इसमें मुलजिम को जब सज़ा मिलती है इस तरह के जुराइम में, तो फिर ये दूसरों के लिए भी सबक जाता है कि ये मुलजिम जो है इस तरह के इक़दाम के बाद सज़ा से नहीं बच सकती। किसी को कत्ल करना आसान अमल समझा जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। माजी में कत्ल के जितने मुजरिम हमारे सामने आए, उन्होंने अपने जुर्म का इकरार करते हुए इस बात की भी तस्दीक की कि उन्होंने जिस दिन से ये जुर्म किया तब से उनकी नींद उड़ चुकी है और उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। सजा के ख्वाब के साथ उनका ज़मीर भी उन्हें बार बार मलामत करता है कि उन्होंने एक बेगुनाह शख्स की जान क्यों ली। तो उसको अब इस हद तक शर्मिंदगी है अपने इस फेल पे कि उसने इसका इतराफ़ हमारे सामने भी किया, मीडिया के सामने भी किया, और फिर जो कोर्ट का जो बयान है, जो कि रियल एविडेंस है, कन्फेशन है, वो भी उसने मुकम्मल किया। तो उसको मतलब कि अपना गिल्ट, जो उसको शर्मिंदगी है, जो कुछ उसने किया है छोटे बच्चे के साथ, वो उसको इस हद तक है कि उसने अपना इतराफ़ जुर्म तमाम फॉरम्स में उसने किया है बगैर किसी वजह। कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़मान का ये ज़ाती और नफ्सियाती मसला बन जाता है जिसे वो ज़िंदगी भर हल नहीं कर पाते, मगर उसके साथ जब कानून हरकत में आता है तो वो किसी को भी कातिल को आसानी से माफ़ नहीं करता। बहुत कम ऐसे मुल्ज़मान होते हैं जिन्हें किसी गवाह के ना होने या कमज़ोर तफ्तीश की वजह से कत्ल की सज़ा नहीं मिल पाती, मगर पुलिस की मजबूत तफ्तीश के बाद ऐसा मुमकिन नहीं होता कि कोई कातिल कानून की गिरफ्त से अपने आप को महफूज रख सके। इसके बावजूद जब हम कत्ल की किसी नई वारदात के बारे में आपको बताते हैं तो हमें हैरत होती है कि सब कुछ जानने के बावजूद कुछ लोग कत्ल जैसे नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म क्यों करते हैं, और वो ये बात सोचते हैं कि अगर हम इंसानों की बनाई हुई अदालत से बच भी गए तो ज़मीर की अदालत से कैसे बच पाएंगे। किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की पहचान जदीद तरीन रिहाइश गाँव गाड़ियों से नहीं होती। मुल्क कौम अपनी तालीम व तरबियत, तहजीब व तमद्दुन, वसीउ नज़री अफकार व ख्यालात से जाने पहचाने जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इखलाक ही वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमारी कौम दिन ब दिन पस्ती और तारीखी की तरफ जा रही है। आपको ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसे लोग नजर आएंगे जो इखलाक के लिहाज से पस्त और गिरे हुए होंगे। आला औसाफ में अमानत, अदल इंसाफ, इखलाक न होने की वजह से हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार है। इसी तरह करप्शन और बदउनवानी हमारे मुआशरे की जड़ें खोखली कर रही है और दीगर मनफी रवैये भी हमारे कौमी मजाज में दाखिल हो चुके हैं। हमारे यहाँ रिश्वत इस कदर आम हो गई है कि अगर कोई ईमानदार आदमी इस सिस्टम में शामिल होने से इनकार कर दे तो हमारा मुआशरा ऐसे शख्स की जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। हमारा सिस्टम इस कदर करप्ट हो चुका है कि वो किसी भी ईमानदार शख्स को अपने साथ काम करने नहीं देता और ऐसे शख्स की जिंदगी इस कदर मुश्किल बना दी जाती है कि वो मौत को जिंदगी पर तरजीह देने लगता है। ऐसा ही एक दिलखराश वाकया पेश आया कराची के नवाही इलाके गुलशन हदीद में, जहां करप्ट सिस्टम से तंग आए पुलिस एहलकार ने खुदकुशी कर ली। इंसान अकल और समझ रखते हुए भी ऐसे कई काम सर अंजाम दे देता है कि जिस पर सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ हाथ में नहीं आता। हम इंसान ना तो किसी की खुशी में खुश होते हैं और ना ही किसी और को
खुश रहने दे सकते हैं। अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिन्हें सुनकर किसी भी एहसास रखने वाले शख्स का दिल कांप उठता है, मगर कुछ लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि उन्हें ना तो किसी का एहसास होता है और ना ही किसी के साथ हमदर्दी। हम इस कदर अनापरस्त हो चुके हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए भी हमें जरा सी भी यार महसूस नहीं होती। आज के दौर में लोग ना सिर्फ अपनी तहजीब खो चुके हैं बल्कि उनमें इखलाक भी बाकी नहीं रहा। कुछ लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे हैं। वो किसी पर कोई भी जुल्म करने में आर महसूस नहीं करते। अक्सर औकात लोग दूसरों की जिंदगी इस कदर जहन्नुम बना देते हैं कि वो इंतहाई कदम उठा लेता है, जिसके बाद सिर्फ अफसोस और नदामत ही बचता है। आज की कहानी में एक ईमानदार पुलिस एहलकार को इस कदर सताया गया कि उसने इंतहाई कदम उठा लिया। मुल्क की हिफाजत और कानून की बालादस्ती करने वाला पुलिस एहलकार बना बेईमानी का शिकार। नेमतुल्लाह शेख एक नेक और ईमानदार इंसान था और वो रिश्वत को बहुत बुरी चीज समझता था। नेमतुल्लाह पुलिस में भर्ती के बाद अपनी ड्यूटी पूरे दिल से इंजाम दे रहा था और इसकी जिंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा था, मगर इसके अपने ही डिपार्टमेंट के लोग इससे खुश ना थे। इंसान की ये फितरत है कि ना तो वो खुद खुश रहता है और ना किसी और को रहने देता है। बिल्कुल ऐसा ही नेमतुल्लाह के साथ भी हुआ। कुछ क्लर्क और उनके पीछे पुलिस अफसरान ने नेमत की जिंदगी बेहद दुश्वार कर दी। उन्होंने नेमतुल्लाह से पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया था, जबकि वो किसी किस्म की भी रिश्वत नहीं लेता था। हम सबको अच्छे से मालूम है कि एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कितनी कम होती है और इसमें घर के अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर कोई शख्स ईमानदार हो तो वो जैसे तैसे इन्हीं पैसों में गुजारा कर लेगा, लेकिन अगर बड़े ओहदे पर मामार पुलिस अफसरान उनसे रिश्वत का मुतालबा कर लें तो ईमानदार शख्स के पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकेगा। एसएसपी ऑफिस मलिर ईस्ट जोन 2 इन्वेस्टिगेशन में किलारा के पीसी अरसलान और उसके अलावा सबको पता है, पिछले कोई 5-8 सालों से वो अपना बैठा हुआ पीसी या एसी अदनान है, उसके अलावा उमेर है, ये पूरे सिस्टम को जो शीट ब्रांच को यगमाल बना के बैठे हुए हैं। जैसे ये करते हैं वैसे ही होगा। यही जाके एसएसपी साहबान को गाइड करते हैं और इन्हीं की सुनी जाती है, इन्हीं की मानी जाती है। किसी जवान की किसी की सुनी नहीं जाती वहाँ पे। तो एसएसपी साहबान उनका तो ट्रांसफ़र हो जाता है 2-3 महीनों में, दूसरा फिर दूसरा। ये जो ना वहाँ पे ये वहाँ पंजे गाड़ के 8-10-20 सालों से बैठे हुए ये हटने का नाम नहीं लेते। यानी कि एक जवान की मजबूरी होती है इनके साथ चलना, इनके साथ बिगाड़ नहीं सकता है। आप बिगाड़ोगे आप ये सिस्टम को, यानी कि आपने वो दावत देने वाली बात है कि भाई अब मैं आपके खिलाफ हो गया हूँ। आप ये एक सिस्टम का नाम है मुंशी और ये किलारा के एक सिस्टम बना हुआ है जो अंदर ये पूरे से उसको नेटवर्क को चला रहे हैं। चंद मुट्ठी पर ऐसे रिश्वत और अफसरों की इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है जो इनको ये कमा के खिलाते हैं, हमसे पैसे ये लेते हैं, ये फिर आगे पहुंचाते हैं और ये चलता हुआ आ रहा सिलसिला कई दिहाइयों से चल रहा है। अभी खत्म पता नहीं कि कब खत्म होगा। जब नेमतुल्लाह के ऊपर पुलिस अफसरान ने पैसों का मुतालिबा किया तो इसने साफ इनकार कर दिया। अफसरान को ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने नेमत को मजीद परेशान करना शुरू कर दिया। इन पैंतरों के बावजूद भी नेमत उनके हाथ ना आया तो उन्होंने कुछ और ओछे हथकंडे अपनाए। नेमत मामूल की तरह दफ्तर आता और अपने काम में मसरूफ हो जाता है, लेकिन फिर इसकी नजर एक खत पर पड़ती है जो उसके मेज पर मौजूद होता है। दरअसल वो उसके ट्रांसफर लेटर थे। इसको गुलशन हदीद से स्टील टाउन स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। नेमत ने आला हकाम से राब्ता किया, लेकिन इसके बावजूद इसकी शिकायत पर कोई अमल दरामद न हुआ, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। वो इस उम्मीद पर चला गया कि शायद अब वो सुकून से अपना काम कर सकेगा, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। नेमत के ट्रांसफर के बाद भी अफसरान अपने ओछे हथकंडों से बाज न आए। नेमत ने इन दरिंदों के आगे हाथ जोड़े फरियाद की। उनको ये भी बताया कि उसकी वालदा बीमार है। वो अपनी 7 माह हमला बीवी और बच्चों को कैसे लेकर कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर सेटल हो सकता है। एक के बाद एक ट्रांसफर ने उसको मजीद परेशान कर दिया। इस बार उसे साइड सुपर हाईवे मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसने एहतजाज किया कि वो कैसे
60-70 किलोमीटर दूर सफर करके दफ्तर जाएगा, मगर इस नेक इंसान की सुनने वाला कोई न था। जैसे तैसे उसने गुजारा किया और सफूरा में घर किराए पर लिया, लेकिन नेमत नहीं जानता था कि वो इसको यहाँ भी सुकून से जीने नहीं देंगे। अभी इसको बामुश्किल 15 दिन हुए थे। एक बार फिर मुंशियों ने इससे पैसों का मुतालिबा किया, जिस पर उसने कहा कि वो कैसे गुजारा करेगा। 35,000 में वो कैसे इन सफाक दरिंदों के पेट को भरेगा, मगर वो बाजिद थे। नेमत के मना करने पर भी उन्होंने उससे कहा कि वो उनको 15,000 रुपए ही दे दे। नेमत को जिस कदर परेशान किया गया, आप शायद इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो अभी एक परेशानी से निकला नहीं था कि इस पर जुल्म और सितम का एक और पहाड़ तोड़ दिया गया। इस बार इसको सी पैक मुंतकिल कर दिया गया। छोटा भाई बहुत बहादुर था, इतना कमज़ोर बुज़दिल नहीं था कि वो खुदकुशी करे। वो ड्यूटी करता था, ऑनेस्टी से ड्यूटी करता था, टाइम से जाता था। मगर पहले हमारी रैश गुलशन अदीद में थी, वहाँ पे स्टील टाउन मुख्तलिफ थानों में उसकी पोस्टिंग रही है और ड्यूटी करता रहा सुकून से। अभी कुछ टाइम पहले उसका ट्रांसफ़र हुआ है इन्वेस्टिगेशन मलीर में, तो वहाँ के मुंशी ने कुछ उसको तंग करना शुरू किया। जो उसको क्लार्क बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में मुंशी भी बोलते हैं, क्लार्क बोलते हैं। अरसलान ने उसका ट्रांसफ़र करवा दिया। पैसों की मांग की, वो नहीं दे सका तो उसका ट्रांसफ़र करवा दिया गडाब सिटी थाने में, जो गुलशन अदीद से तकरीबन कोई 35-40 किलोमीटर की मुसाफत पे है। तो एक सिपाही के पास कोई इतना खराजात भी नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है, अपनी बाइक, अपना पेट्रोल। आज महंगाई के दौर में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। 600-700 रुपये का उसका फ्यूल लग रहा था। वो जाता रहा। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ। मैंने ड्यूटी से इनकार नहीं किया, मैं जब सैलरी लेता हूँ तो ड्यूटी करूँगा। तो बराए मेहरबानी मेरा किसी करीबी थाने पे कहीं ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ मेरे लिए पॉसिबल हो, मैं पहुँच सकूँ और मेरे कुछ अखराजात कम हो। उसने क्लार्क ने कुछ नहीं सुनी, पैसों का मुतालबा किया। उसके बाद मजबूरन वो बेचारा वहाँ से गुलशन अदीद में 22 साल रहने के बावजूद मजबूरन उसने कहीं से पैसे उधार लिए, गाजी गोट में इधर एडवांस दिया और यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए ताकि मेरी मुसाफत कम होगी तो अखराजात कम होंगे, मेरे बच्चों का गुजर सफ़र हो। 35,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी, 38,000 रुपये तनख्वाह थी। उसमें से अगर 18-20,000 रुपये आपके उसमें फ्यूल में चले जाएं तो पीछे क्या बचता है? कैसे घर का किराया देगा, यूटिलिटी बिल देगा। उसके बाद बीमार वालदा उसके साथ है, वाइफ पेट से है, 2 बच्चे हैं। बहुत नामुमकिन है। बेचारे ने यहाँ आके जैसे सेटल हुआ कि चलो ड्यूटी उसकी चल रही थी, उस क्लार्क को पता लगा, उसने उसको उठा के ट्रांसफ़र करवा दिया। बल्कि ट्रांसफ़र किसी और का हुआ था, उसकी जगह पे इसको रिलीफ कर दिया कि जाके सी पैक हेडक्वार्टर कहीं वहाँ भाग जाके ड्यूटी करो। उसने कहा कि मेरा तो ऑर्डर नहीं है, आईजी साहब की तरफ से किसी और का है, तो मुझे क्यों भेज रहे हैं? तो वही कि प्लस जो चलती हुई आ रही थी, उनकी जो मांग थी पूरी नहीं होती, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा था मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, ताकि ये हमारी मांग पूरी करे। ये वहाँ गया, वहाँ आमद करवाई तो वहाँ और उल्टा ज़्यादा तंग किया गया कि भाई आपको सखर भेज रहे हैं, इधर करें, आप हमारे साथ वीज़ा करें, 15,000-20,000 रुपये दें तो आप घर बैठे रहें। इससे बोला 15-20,000 रुपये दूँ तो मेरे घर का गुजर सफ़र कैसे होगा? आप खुद अंदाजा करें कि एक सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह सिर्फ 35,000 रुपये हो, वो कैसे अपनी फैमिली के साथ हर दूसरे माह किसी दूसरे शहर में सेटल हो सकता है। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि उससे रिश्वत मांगी जाए जब वो एक ईमानदार पुलिस अफसर हो। नेमत को बहुत तकलीफ पहुंचाई गई, वो इन दरिंदों से फरियाद करता रहा, वो पैसे नहीं दे सकता, लेकिन जब इंसान पर हैवानियत सवार हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीता है या मरता है। ये वहाँ गया, वहाँ आमद करवाई तो वहाँ और उल्टा ज़्यादा तंग किया गया कि भाई आपको सखर भेज रहे हैं, इधर करें, आप हमारे साथ वीज़ा करें, 15,000-20,000 रुपये दें तो आप घर बैठे रहें। इससे बोला 15-20,000 रुपये दूँ तो मेरे घर का गुजर सफ़र कैसे होगा? और या फिर ड्यूटी करें तो इतनी दूर वो जा नहीं सकता। अभी रोज़ घर तो शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्टिंग आसान तो नहीं है। तो मजबूरन वो बेचारा खुदकुशी करने पे आ गया कि भाई वहाँ से सीपेक से फिर सखर कई उसको धमकियाँ दी गई, सखर किया नहीं था, धमकियाँ दी गई कि भाई सखर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसने मजबूरन बोला कि भाई मुझे रोका जाए, मेरा ट्रांसफ़र कुछ किया जाए। उससे पैसों की मांग की गई, जो उसके पास 70-80 हज़ार रुपये नहीं थे, पैसे नहीं दे सका, तो मजबूरन उस बेचारे ने खुदकुशी कर ली। इसने इन जालिमों को अपनी मजबूरी बताई कि ना तो इसकी इतनी तनख्वाह है कि वो हर दूसरे महीने एक शहर से दूसरे शहर जाए और ना ही वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है, लिहाजा उस पर रहम किया जाए। मगर अफसोस, सद अफसोस, इसके बावजूद भी आला हकाम ने मजलूम की मदद न की।
हर हरबा आजमाने के बाद जब उनको यकीन हो गया कि नेमत इस घिनौने सिस्टम का कभी हिस्सा नहीं बनेगा तो उन्होंने उस पर रिश्वत का इल्जाम लगा दिया। नेमत अपने मासूम होने की दलीलें देते रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। ये तोहमत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अफसरान और मुंशियों की लालच ने नेमत को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बाकी रहे। एक ये कि वो उनकी बात मान ले और करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाए, या फिर ये कि वो नौकरी ही छोड़ दे। नेमत को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन हालात में कैसे गुजारा करेगा। एक तरफ उसका ज़मीर और दूसरी तरफ उसकी फैमिली। आखिर वो अपनी बीमार माँ और बीवी को लेकर कहाँ जाएगा? जब उसे यकीन हो गया कि उसके पास इन मुसीबतों से लड़ने का कोई हल नहीं है तो उसने खुद को ख़त्म करने का इरादा कर लिया और यूं सच्चाई और ईमानदारी हार गई। मतवफ़ी के भाई का कहना था कि नेमत पर इसके अपने ही पेटी बंद भाइयों की जानिब से रिश्वत देने का इल्जाम था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़हनी दबाव में था। कितनी जानें जाएंगी, कितने खुदकुशियां करेंगे, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितनी माओं के लाल जो ना खुदकुशियां करेंगे, तब जाके कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या अभी लिया जाएगा। मेरी बहुत मोतमाना इल्तिजाए रिक्वेस्ट है IG सिंध साहब से, CM सिंध से कि पुलिस के सिस्टम को बेहतर किया जाए। ख़ास तौर पे ये जो मुंशी और ख़ास तौर पे ये जो क्लर्क सिस्टम है, उनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर हमें मेंटली तौर पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, फिजिकली तौर पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी ट्रांसफ़र की, छुट्टी की, वेलफेयर की, तो हम रिलैक्स होंगे तो उसका सारा असर आवाम पे पड़ेगा। हम अच्छी ड्यूटी कर सकते हैं, आवाम को अच्छा यानी कि अपनी वो सर्विसेज दे सकते हैं। जब हम डिस्टर्ब होंगे तो आवाम को कहाँ से देंगे? जब आवाम को डिस्टर्ब होगी तो ये सारा मलबा आके पुलिस डिपार्टमेंट पे और गवर्नमेंट और सिंध पे ये पड़ता है। अल्लाह को माने। और मेरी मोलतबाना इल्तिजा है IG साहब से कि मुझे मेरे से इंसाफ किया जाए। जैसे मेरा भाई गया है, मेरी माँ का बेटा गया है, मेरे भतीजे यतीम हुए, मेरे भाई के बेटा बेटी यतीम हुए, मेरी भाभी बेवा हुई है, किसी और का बीवी से यतीम ना हो, बच्चे बीवी किसी की बेवा ना हो, बच्चे यतीम ना हो, कुछ इसका सदेबाब किया जाए। अल्लाह पाक आपको इसका करे। इस खबर पर पुलिस का कहना था कि वो इस मामले पर तहकीकात कर रही है, लेकिन अगर कानून वक्त पर हरकत में आता तो शायद एक कीमती जान आज जाया न होती। वजीर सिंध ने पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी और इसके भाई की वीडियो का नोटिस ले लिया। इसके साथ नेमतुल्लाह शेख की खुदकुशी पर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट भी तलब कर ली। पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि खुदकुशी के असल मुहर्रिकात की फौरी तहकीकात करके वाक़या में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। हमारे मुआशरे में रिश्वत का नासूर पूरी तरह अपने पंजे गाड़ चुका है और हम इसको ना चाहते हुए भी कबूल कर चुके हैं। यही वजह है कि आज मुआशरती अबतरी हद से तजावुज़ कर चुकी है। रिश्वत के नासूर ने हमारे तर्ज़े ज़िंदगी बदल कर रख दिए हैं। अपने जायज़ काम निकलवाने के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। इस कल्चर ने हमारे मुल्क की मईशत को खोखला कर दिया है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास का शिकार हो रही है। इस समाजी बुराई में जहां सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, वहां आम आदमी भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है, क्योंकि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों इसमें यकसा जिम्मेदार है। हमें अपने तर्ज अमल को बदलने की जरूरत है ताकि इस लानत से महफूज रह सके। इसमें कोई शक नहीं कि रिश्वत मुआशरे में नाइंसाफी का पेश खैमा है। ये वो बुराई जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही है। हम सब का फर्ज है कि इनफरादी और इज्तमाई तौर पर इसे जड़ से उखाड़ फेंके। जरूरत इस अमर की है कि हम सब इनफरादी तौर पर इस बुराई से बचें ताकि नेमत अल्लाह जैसे लोग जिंदगी की जंग से हार ना मान ले। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब जिनसी दरिंदगी के वाक़यात ना होते हों। इस्मत दरी, ब्लैकमेलिंग, गालन गलोच, बदजुबानी और हिरासानी मुल्क में रोज के मामूल बन चुके हैं। कवानीन की मौजूदगी के बावजूद इन वाक़यात की सूरत हाल बदतर है, जबकि दूसरी तरफ जो मुकदमात दर्ज होते हैं उनमें सजा देने की शरह इंतहाई मायूस कुन है। आए रोज होने वाले संगीन वाक़यात इस बात की तस्दीक करते हैं कि इंसान किस कदर सफाक हो चुका है। इंसान के अंदर भरी हुई हवस कब किसी को निशाना बना दे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इंसान पर जब हवानियत सवार हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इंसान अपने नफ्स पर काबू पा ले तो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है।
सवाल ये है कि आखिर कब तक मासूम बच्चों का बचपन उनसे छीना जाएगा और कितनी माएं इस जुल्म सितम का शिकार बनेंगी। रवां साल पाकिस्तान में ज्यादती के कई केसेस सामने आए जिनकी FIR भी दर्ज करवाई गई, लेकिन कुछ केसेस इसलिए नहीं खोले गए क्योंकि उनके पीछे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। क्योंकि ये भी हमारे मुआशरे का अलमिया बन चुका है कि सजा भी गरीब को दी जाती है और नुकसान भी गरीब का ही होता है। ऐसा ही एक दिल को झंझोड़ देने वाला वाकया पेश आया गुजरांवाला में, जहां सफाक मुल्जिमान 13 साला बच्ची को अगवा करके मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। शाकरा गुजरांवाला की रिहायशी है जो अपने बच्चों के साथ वहां कई सालों से रह रही थी। सारा मोहल्ला शाकरा और इसके बच्चों को जानता था। कहते हैं मुश्किल वक्त कभी किसी को बता कर नहीं आता। एक रोज मामूल के मुताबिक शाकरा अपने घर पर मौजूद थी। तकरीबन शाम 7 का वक्त था। शाकरा सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए शाकरा को एहसास हुआ कि घर में आलू खत्म हो गए हैं। उसने अपनी 13 साला बेटी को करीब ही सब्जी वाली दुकान से आलू लेने के लिए भेजा। बच्ची ने अभी घर से कदम बाहर रखा ही था कि 2 सफाक दरिंदे उसका पीछा करने लगे। ये कोई और नहीं बल्कि उसके अपने मोहल्लादार थे जिनको हिबा भाई पुकारती थी। लेकिन सफाक मुल्जमान ने मासूम बच्ची पर बुरी नजर रखी हुई थी। इसी रोज मुल्जमान ने बच्ची को जबरदस्ती मुंह पर कपड़ा डालकर इसको बेहोश कर दिया और एक कमरे में ले गए जो मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर वाक़या था। जब बच्ची को दुकान पर गए 15 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया और वो वापस न आई तो घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। हर जगह तलाश करने के बाद भी वालिदैन को बच्ची का कोई सुराग न मिला। जुल्म की इंतहा देखिए। सफाक दरिंदे बच्ची की वालदा के साथ मिलकर उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करते रहे। वो असल में शाकिरा को ये यकीन दहानी करवाना चाहते थे कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और वो शाकिरा के हमदर्द हैं। जब शाकिरा की सारी उम्मीद खत्म हो गई और वो थकी हारी मायूस होकर अपने घर बेटी के बगैर ही लौट आई तो वो मुतमईन हो गई कि अब उन पर किसी का शक नहीं जाएगा। जिनसी भेड़िए उस मकान में वापस आ गए जहां मासूम बच्ची को कैद कर रखा था और बच्ची को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाते रहे। शाम ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਲੂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਲੈਣ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਲੈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੁਝ। ये सिलसिला तकरीबन 7 दिन तक जारी रहा जबकि मुतासरा बच्ची की मां पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करती रही मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और वो मायूस हो गई। एक रोज बच्ची को इस मकान से भाग निकलने का मौका मिल गया और वो कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। मासूम बच्ची एक दुकानदार के पास आई और रोने लगी। बच्ची ने इससे फरियाद की इसके अब्बू से इसकी बात करवा दें। दुकानदार ने शाकरा को कॉल की और उसकी बेटी के मुतालिक इत्तला दी। माँ ने बेटी की आवाज सुनी तो सब्र न रख सकी और फौरन इसको लेने आ गई। माँ को देखकर बेटी बेसाख्ता रोने लगी। जी बेटा, आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ये वाकया कैसे पेश आया? मुझे अगवा करके ले गए थे और अरसलान भाई हैं, उन्होंने ज्यादती किया मेरे साथ। उसने अपनी माँ को बताया कि अरसलान और अवैस उसको अगवा करके ले गए थे और इसको ज्यादती का निशाना बनाते रहे और तशद्दुद के साथ धमकाते रहे कि अगर किसी को कुछ बताया तो वो इसको और इसके घर वालों को जान से मार देंगे। बच्ची इस तरह मिली है कि ਅਸੀਂ सोए हुए सा तकरीबन 10 बजे का टाइम सी ते कॉल आई है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬੱਚੀ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ, ਮਾਮਾ ਮੁਝੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੁਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੀ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਬਲਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਠਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਏ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਚੰਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਓ ਬੱਚੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ने कहा मामा मुझे इन्होंने गुआ करे, मुझे बहुत मारा है, ये कहते तुम्हें मार देंगे, तुमने कुछ भी किया ना तुम्हारे ख़ानदान को मार देंगे, तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। तो हम जो भी गलत काम करते हैं ना तो हमारा पता नहीं कौन है वो हमें ना छुड़वा लेता है, हमें कुछ नहीं होने देता। बच्ची की मां ने पुलिस से इल्तजा की कि इसको इंसाफ दिया जाए। मुतासरा बच्ची की वालिदा का कहना है कि हम कई दिन से धक्के खा रहे हैं, मगर पुलिस ने उसकी कंप्लेन पर कोई अमल दरामद नहीं किया। अदालत का ऑर्डर होने के बावजूद पुलिस बच्ची का मेडिकल तक नहीं करवा रही और ना ही मुकदमा दर्ज कर रही है। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਲਾਨ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਕਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ नहीं कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि बच्ची का निकाह हो चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 13 साल नाबालिग बच्ची का कैसे निकाह हो सकता है। वालिदा का कहना है कि उसकी बेटी को किसी अदालत में नहीं लेकर गए। वालिदा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस मुल्ज़मान के साथ मिली हुई है। इसको मैंने सब्जी लेने दुकान पे भेजा था, तो मुझे जब ये वाक़या है ना, इसने बताया कि अरसलान लोगों ने महल्लेदार हैं, उन्होंने अगवा किया और 7-8 दिन इसके साथ ज़्यादती करते रहे हैं। तो मैंने थाने वाले मेरे कोई बात नहीं सुनते, मैंने उधर इतला दी है लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनी नहीं है। सवाल ये है कि मजलूम की दाद रसी कौन करेगा और इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? ये बद निज़ामी कब तक चलेगी और मजलूम पर कितने जुल्म ढाए जाएंगे? बढ़ते जराइम को रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। SHO अंसर का कहना है कि बच्ची खुद अपनी मर्जी से गई थी, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। शाकरा ने आला हकम से अपील की है कि उसकी बेटी को इंसाफ दिलवाया जाए। वालिदा का कहना था कि आज उसकी बेटी के साथ जो हुआ है वो कल को किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। नाजरीन, वक्त आ चुका है कि ऐसे दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमों के खिलाफ आवाज उठाई जाए ताकि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और आइंदा किसी और की जुर्रत न हो सके कि वो इस किस्म के संगीन जुर्म करे। बच्चों के साथ तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात हमारे मुआशरे में क़वानीन और सख्तियाँ होने के बावजूद बहुत ही आम होते जा रहे हैं। ज़ैनब वाक़े के बाद इन क़वानीन को मज़ीद सख्त भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी रोकथाम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि रेप जैसे संगीन जराइम के खिलाफ मुअस्सर कानून साजी करके कानून की मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद यकीनी बनाई जाए। मुआशरती शऊर और इस्लामी कानून जिना को नाफिज करके इस हैवानियत से छुटकारा पाने में बेहतरी आ सकती है। तो नाजरीन, ये थी इस हफ्ते की जुर्म कहानी। जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, कानून, इखलाकियात
हमदर्दी और एहतराम का दामन थाम कर ही ऐसे जराइम से खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखा जा सकता है। अगले हफ्ते जुर्म कहानी में हाजिर होंगे जुर्म की कुछ ऐसी दास्तानों के साथ, तो देखते रहिए ABN और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।